मैं ओएस सिद्दीकी द कंपेनियन में आप सबका वेलकम। द कंपेनियन आज मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एपीसीआर एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स की जानिब से एक रिपोर्ट यहाँ पर आज प्रेजेंट की गई। रिपोर्ट में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो यूपी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में सीए और एनआरसी के वक्त जो प्रदर्शन जारी थे, जो प्रोटेस्ट जारी थे, उस दौरान जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उन लोगों पर झूठे मुकदमा लगाए गए। ऐसे ही सैकड़ों लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेलों में भेजा गया, उन पर एनएसए लगाए गए और कई इस तरीके के कई सारे एक्ट लगाए गए और 23 के करीब लोगों को जो है इस दौरान गोली से मार दिया गया। तो ये तमाम इस तरीके के तमाम आंकड़े हैं, तमाम फिगर्स हैं। आइए इस बारे में हम बात करते हैं कुछ लोगों से। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम खान, एपीसीआर के सेक्रेटरी। नदीम भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोगों ने एपीसीआर की एक रिपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट की है जिसमें तमाम आंकड़े बताए गए हैं और ग्राउंड पर क्या सिचुएशन रही, उन तमाम चीज़ों में इस रिपोर्ट को बनाने के दौरान आप लोगों ने क्या क्या देखा वो हमें बताइए। देखिए, हम लोग लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। जब मेरठ में गोलियां चली थी, मुजफ्फरनगर में गोलियां चली थी, उसके अगले दिन मैं मेरठ और मुजफ्फरनगर खुद गया था और कानपुर मेरा होम टाउन है, तो कानपुर के जो लोग थे उनको हमने दिल्ली बुलाया था। फिरोज़ाबाद में हमारे लोग वहाँ लगातार काम कर रहे थे। तो हमने ये कोशिश करी है कि ये तमाम लोग जो चीज़ें भूल गए हैं, कोविड के आने के बाद लग रहा है ज़िंदगी ठहर गई थी और मुद्दे लोग भूल गए थे, तो हमने ये कोशिश करी है कि वो इंसाफ जो 19 दिसंबर में जो नाइंसाफ़ी हुई और जिसका इंसाफ हमें मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। बड़ा सवाल ये है कि वो 23 लोग जो मारे गए, जिनके अपर चेस्ट के अपर पार्ट से गोलियां मारी गई, सब जगह जितने भी लोग जिनको गोली लगी वो सबके सीने के ऊपर गोली लगी, तो वो कैसे मरे? कोई आसमान से गोलियां चल गईं? अगर आपस में गोलियां चली तो किसने गोली चलाई? अगर पुलिस कह रही कि आपस में गोलियां चली तो कौन लोग थे वो? कम से कम कोई जांच तो होनी चाहिए, कोई बात तो होनी चाहिए। लेकिन 23 लोग मार दिए गए, कोई बात नहीं हुई। उसके बाद 1 लाख लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर कर दिया। 22,000 लोगों के खिलाफ आपने केवल कानपुर में एफआईआर किया। एक शहर में 20,000 लोग आपकी नज़र में कैसे अपराधी हो जाते हैं? जब ये आप डिस्क्रिमिनेशन शुरू करते हैं तो इलेक्शन आते आते तक आपने सुना होगा कि रामपुर में 50,000 लोगों को, मीडिया रिपोर्ट से, आई एम नॉट कन्फर्मिंग इट, 50,000 लोगों को रेड कार्ड इशू किए गए कि आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा। तो आप इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से एक बड़ी आबादी को घरों से नहीं निकलने देना चाहते और उनके अंदर डर पैदा कर देते हैं कि आप 20,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर करेंगे तो जो 2 लोग कानपुर में बुलेट शॉट से मारे गए हैं उनके जस्टिस के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ये रिपोर्ट हमारी उन्हीं तमाम सवालों के बारे में बात करती है। एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से रिपोर्ट में ये चीज़ बयान की गई या आप लोगों की रिपोर्ट के ज़रिए डिमांड भी है कि ये जो तमाम इलीगल डिटेंशंस हैं या जो भी अरेस्टिंग्स हैं या जिन लोगों पर भी गोलियां चलाई गई, जिन लोग की डेथ हुई है, उनके बाद ये जो मामलात हैं, इनके जो ट्रायल्स हैं, इसमें आपकी डिमांड ये है, आप लोगों की रिपोर्ट में डिमांड है कि इनके फेयर ट्रायल्स हों, स्पीडी ट्रायल्स हों। तो आपको क्या लगता है, क्या इस रिपोर्ट के बाद यूपी पुलिस उनकी स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करेगी या उनके फेयर ट्रायल्स उसके बाद होंगे? इसकी क्या आशंका है? देखिए, यूपी पुलिस तो कुछ नहीं करेगी। अगर यूपी पुलिस को करना होता तो एक तरफा कार्रवाई नहीं करती। 2 चीज़ें हैं, एक तरफ 20 लोग मारे गए, 23 लोग मारे गए, वो कैसे मरे इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। मऊनाथ भंजन में आज भी आदमी जेल में है उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद। 1.5 साल के बाद एनएसए में मऊ में ही 7 लोगों को छोड़ा गया। तो एक तरफ जहां पर आपको प्रोटेस्टर नज़र आता है तो आप उस पर पूरी कार्रवाई करते हैं, उस पर एफआईआर भी होती है, ड्रैकोनियन लॉ भी लगा दिए जाते हैं। लेकिन जहां पर हमको इंसाफ मिलना चाहिए वहां पे आप बात नहीं करते हैं। तो पुलिस तो कुछ नहीं करती। लेकिन सवाल ये है कि आज चुनाव का वर्ष है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे मसले पर क्या कहती हैं, तमाम जो लोग हैं जो इस पूरे मसले पर उनका क्या ओपिनियन है। तो हम लगातार एक सवाल उठा रहे हैं। पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि ये समाज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इशू को दोबारा लेंगी, सीए के मुकदमों को रद्द करेंगी और जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाएगा और जाँच होगी। आसिफ, जिस तरीके से आपने अपनी गुफ्तगू में भी बताया और हमें ये बात भी मालूम हुई
कि ये जो रिपोर्ट पूरी तैयार की गई है, इस दौरान आप जो है यूपी गए और आपने वहाँ से टेस्टिमोनियल जमा की और आप उस पर ग्राउंड पर भी गए। आपने जो है उनकी फैमिली से मुलाकात की जिनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के उनको अरेस्ट किया गया, उनको इलीगल डिटेंशन में डाला गया या फिर जिन लोगों को गोली से मारा गया। तो जब आप उनकी फैमिली से, उनके ख़ानदान से मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त उनकी फैमिली की क्या सिचुएशन थी, आपने वहाँ पर क्या देखा, वो बताइए। देखिए 2 साल गुजर गया है, 2 साल गुजर गया है और इंसाफ जो है वो नहीं मिला है। और जब इंसाफ नहीं मिला है तो ऐसे में जो फैमिली के सिचुएशंस हैं, जब आप देखेंगे कि जो जवान लड़का अगर जेल चला जाता है तो उनकी फैमिली की सिचुएशंस कैसी होती है। एक आदमी जो पूरे घर को चला रहा हो और फिर वो जब इस दुनिया से चला जाए तो उस घर का जो सिस्टम है वो किस तरह से ख़राब हो जाता है। और जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो फैमिलीज़ की तकलीफ़ें हैं, उसको हमने खुद महसूस किया है, हमने देखा है कि किस तरह से फैमिली जो है आज भी उस जो घटना है, वो जो इंसिडेंट है उससे बाहर नहीं निकल पाई है और उनके जो हालात हैं वो और ख़राब होते चले गए हैं। और फिर रही बात आगे की, को जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ नहीं हुआ उनके साथ। जो लोग शहीद हुए, जो लोग डेथ किए, उन लोगों को किसी तरह का कोई जो है वो कंपनसेशन नहीं मिला, इस तरह का जो है उनको मोरल सपोर्ट नहीं मिला। तो इस वक्त उनकी सिचुएशंस है वो बहुत अफसोसनाक है, उस पर हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे वो लोग जो जेल गए जिन एक केस में अरेस्ट हुए, उन पे 2 केस लगा दिया गया, 3 केस लगा दिया गया, 4 केस लगा दिया गया। इस तरह से पूरे यूपी में सीए के समय में 350 एफआईआर हुए, 5000 लोगों पे जो है वो अरेस्टिंग हुई और साथ ही साथ जो है 1 लाख लोगों को जो है वो के नामों से जो है वो एफआईआर हुए और 23 लोग जो है वो शहीद हुए, 3000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए। तो ये पूरा डेटा है हमारे पास, हम लोग खुद इसको ग्राउंड से लेकर आए हैं, हम लोग उन फैमिलीज़ से मिले हैं जो फैमिलियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम उन कुर्बानियों को, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों को कैसे याद रखा जाए, उसके लिए हम लोगों ने ये रिपोर्ट बनाया है। ये रिपोर्ट लोगों के सामने ला रहे हैं और लोगों को जो है वो रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि जो है ये लोग हैं जिन्होंने जो है यूपी में कुर्बानियाँ दी हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज लोगों को पता चलेगा, आने वाले वक्त में आने वाली नस्लें भी इस रिपोर्ट को देखेंगी और कहेंगी कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में 2019 में जो है मुसलमानों पे जुल्म और सितम किए गए, किस तरह से जो है मुसलमानों की जो है वो सिटीजनशिप को छीनने की कोशिश की गई, किस तरह से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों पे जो है लोगों के आवाज़ को दबाने के लिए जो है वो जेलों में बंद किया गया। उसमें मैम आपने ये चीज़ बताई कि जो लोगों पर वहाँ पर गलत इल्ज़ामात के तहत उन्हें यूपी में गिरफ़्तार किया गया या इलीगल डिटेंशन जितने भी हुए, लोगों को टॉर्चर किया गया, तो उसमें आपने एक बात ये कही कि इन तमाम वाक़यात की वजह से ये हो रहा है कि सिविल सोसाइटी जो है या आम लोग जो हैं उनका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे से एक भरोसा उठ रहा है। तो अब उस भरोसे को वापस लाने के लिए, उस भरोसे को वापस बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्या रास्ता हो सकता है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए हमने रिपोर्ट के एंड में रिकमेंडेशंस भी दिए हैं कि किस तरह से जो स्टेट है वो रीइंस्टेट कर सकती है फेथ। एक तो सबसे पहली चीज़ तो होगी जो एलिगेशंस है पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स उन्होंने यूज़ किए हैं प्रोटेस्ट को जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया है, जो फायरिंग हुई है, स्पेशली जो 23 लोग जो यूपी में जो शहीद हो गए हैं उनकी डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करना, एकदम तेज़ी से इन्वेस्टिगेट करना और अंडर अ कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी उस पर जो सेटअप करना, वो जो सबसे फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा कि जो लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं आप लोग उसको भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेट कीजिए। आई फील सर, जिस तरीके से आपने अपनी गुफ्तगू में भी ये चीज़ हमें बताई कि इस रिपोर्ट के माध्यम से भी, और हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी है या फिर पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं या फिर एक गैर जिम्मेदारी हमको उनकी साफ नज़र आ रही है। इस बात को आपने भी यहाँ पर कहा है। तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं और ये अब चलता ही जा रहा है। आप क्या देखते हैं हिंदुस्तान का फ्यूचर या इसकी डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो? देखिए, हिंदुस्तान तो एक संविधान से चलता है, चलना चाहिए, और उसको चलाने की जिम्मेदारी किनकी है? ब्यूरोक्रेसी की है, पुलिस की है, अदालत की है ना? क्योंकि और संविधान सर्वोपरि है। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है याद रखना कि चुनाव में किसी भी तरह बहुमत लेकर कोई भी दल सत्ता में आ सकता है और फिर वह एक ऐसा माहौल पैदा कर सकता है जिससे
समाज के कुछ तबकों के अधिकार प्रभावित हों, फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि वो अधिकार तो संविधान से मिले हुए हैं। उसकी रक्षा करने का काम पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का और न्यायपालिका का है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं और बहाना ये बना रहे हैं कि एक राजनीतिक सत्ता है, तो वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, बल्कि वे अपराध कर रहे हैं। इस बात को हम जर्मनी के हवाले से जानते हैं कि जर्मनी में जो यहूदियों के साथ किया गया, उसमें अधिकारी भी शामिल थे, पुलिस के लोग भी शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल थे, डॉक्टर और उन लोगों ने कहा कि राजनीतिक नेताओं ने यह कहा था। लेकिन जो मुकदमे चले, न्यूरम्बर्ग ट्रायल हुआ और बाकी ट्रायल हुआ, उसमें उन पर जिम्मेदारी आयद की गई। तो ये जिम्मेदारी वहाँ जाती है उनकी, ये बात उनको समझनी चाहिए। वो ये कह के नहीं निकल सकते कि नहीं ऊपर वाले ऐसे ही हैं। ये उनका जिम्मा है कि जब ऐसा माहौल हो जाए तो जो सबसे कमज़ोर है उस वक्त, जिस पर हमला हो रहा है, उसको आखिर कौन बचाएगा? पुलिस बचाएगी। अगर पुलिस ही उस पर हमला करने लगी या पुलिस हमलावरों के साथ शामिल हो गई, तो फिर संविधान का हुआ क्या? संविधान ने जो पूरा ढांचा खड़ा किया है, उसका क्या हुआ? तो सर सवाल वही है, तो फिर ऐसा ही अगर चलता रहा तो आप अपनी नज़र से किस तरीके से देखते हैं हिंदुस्तान का फ्यूचर? देखिए, हिंदुस्तान की जनता को संघर्ष करना पड़ेगा। जिन पर जुल्म हो रहा है उनको संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता दुनिया में होता नहीं है।